निबंध। गद्य की विधाओं में दोस्तों हेडिंग डाल लें और हेडिंग है निबंध। गद्य की विधा निबंध है। दोस्तों ध्यान देना, विधा का नाम निबंध है। निबंध साहित्य का विकास हमें पढ़ना है, ना कि निबंध लिखना है। ये बात ध्यान दें कि हमें निबंध नहीं लिखना है, बल्कि निबंध का जो हमें विकास है वो पढ़ना है। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, हेडिंग डाल लें निबंध। और निबंध की परिभाषा लिखनी है। अब हमें क्या लिखनी है, हेडिंग डाल लें जल्दी से जल्दी। और हेडिंग क्या है आपकी, निबंध की परिभाषा है। निबंध की परिभाषा हेडिंग डाल लें फटाफट और देखते हैं परिभाषा क्या है। तो निबंध की जो परिभाषा है, आप सब लोगों को पता होगा कि जो निबंध शब्द है वो कितने शब्दों से मिलकर बना हुआ है। तो हमें वही चीज़ लिखना है कि निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। दो शब्दों से मिलकर बना है। कौन कौन से, नी प्लस बंध। ये दो शब्दों से मिलकर क्या हुआ है, निबंध बना हुआ है। तो अब फिर लिखना है हमें, नी का अर्थ है, नी का अर्थ है निश्चित रूप से और बंध बंध का अर्थ है बंधी हुई। इस प्रकार निबंध का शाब्दिक अर्थ है निश्चित रूप से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना को निबंध कहते हैं। क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। तो ये तो हो गई आपके निबंध की परिभाषा। निबंध की परिभाषा देखिए क्या है, निबंध शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है। कितने शब्दों से, दो शब्दों से मिलकर बना है। वो शब्द कौन कौन से हैं, नी प्लस बंध। नी का अर्थ है निश्चित रूप से, और बंध का जो अर्थ कहा गया है वो है बंधी हुई। तो निबंध का अर्थ क्या हो गया, निश्चित रूप से। निबंध का जो अर्थ है वो निश्चित रूप से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना को क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। तो ये परिभाषा आप लोगों को याद हो गई होगी कि जो ये निबंध है दो शब्दों से मिलकर बना है। अब वो शब्द कौन कौन से हैं, नी प्लस बंध है। और इसमें से दोनों का अर्थ देखिए लिख दिया गया है, बाकी इसमें कुछ नहीं है। नी का अर्थ बताया गया है निश्चित रूप से, और बंध का अर्थ बताया गया है बंधी हुई।
तो फिर इस प्रकार कह दिया जाता है कि इस प्रकार निबंध का जो शाब्दिक अर्थ है वह है निश्चित रूप से बंधी हुई परिमार्जित प्रौढ़ रचना को निबंध कहते हैं। अब ये शब्द आपको अगर कठिन लगे दोस्तों, परिमार्जित प्रौढ़, तो इनको आप हटा भी सकते हैं, सीधा सीधा लिख सकते हैं निश्चित रूप से बंधी हुई रचना को क्या कहते हैं, निबंध कहते हैं। परिमार्जित और प्रौढ़ ये साहित्यिक शब्द जोड़ दिए गए हैं, अगर ये आपको कठिन लगते हैं तो इनको आप हटा भी सकते हैं, इनको आप छिपा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी। तो जल्दी से जल्दी आप लोग ये परिभाषा लिख लें और इसके बाद फिर देखते हैं कुछ विद्वानों ने परिभाषा दी है निबंध की, तो उन विद्वानों में देखते हैं, परीक्षा में पूछ ली जाती हैं परिभाषाएं कि विद्वान का नाम दे दिया जाएगा और वो विद्वान आपके सिर्फ 2 हैं मोस्ट जिनमें से पूछी जाती है परिभाषा, तो उसमें से आपको दोनों की याद करना है। तो पहला जो विद्वान है वो है आपका आचार्य रामचंद्र शुक्ल, तो डालने हेडिंग आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार क्या लिखना है, हमें निबंध की परिभाषा लिखनी है। तो क्या दी है ने परिभाषा जी, आप लोग गौर से देखें आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या परिभाषा दी है निबंध की जी। आप लोगों को क्या करना है, देखना है, गौर से याद करना है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने क्या कहा है। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि यदि गद्य कवियों या लेखकों की कसौटी है तो निबंध गद्य की कसौटी है जी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल के द्वारा दी गई परिभाषा है जी, बहुत ही मोस्ट परिभाषा है। अब आपको क्या करना है, कभी कभी ये प्रश्न पूछ लिया जाता है तो ये अधूरा प्रश्न बना के पूछा जाएगा कि कहाँ से, निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है, इस तरह से इतना प्रश्न पूछ लिया जाता है। तो आपको ध्यान रखना है कि निबंध को गद्य की कसौटी किसने कहा है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। देखिए दोस्तों, बाबू गुलाब राय के द्वारा दी गई परिभाषा आपके सामने स्क्रीन में है। बाबू गुलाब राय ने क्या परिभाषा दी है, अभी हमने परिभाषा पढ़ी आचार्य रामचंद्र शुक्ल की। तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल की जो परिभाषा थी वो सरल थी, छोटी थी, लेकिन जो बाबू गुलाब राय की जो परिभाषा है, ये दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि बाबू गुलाब राय के द्वारा दी गई निबंध की परिभाषा लिखिए। ये प्रश्न आपका 2 नंबर में बिल्कुल 99% आता है और परिभाषा ये आपको याद करना है, जैसे भी हो लिख लिख करके याद करना है कि निबंध उस गद्य रचना को कहते हैं जिसमें एक सीमित आकार के भीतर किसी विषय का, देखिए एक सीमित आकार के भीतर बता दिया गया है, किसी एक सीमित आकार के भीतर, क्योंकि निबंध का अर्थ क्या बताया गया था, एक बंधी हुई रचना। तो एक आकार लेना है, एक सीमित आकार लेना है और उसी आकार के भीतर किसी विषय का, और इस आकार में हमें किसी एक विषय का वर्णन करना है, तो किसी एक विषय का चयन करना होता है। विषय का वर्णन या प्रतिपादन, एक विशेष निजीपन, तो विषय का हमें वर्णन करना है या फिर प्रतिपादन, वर्णन या प्रतिपादन एक ही है। तो जब हम किसी एक कह दें आकार ले लिया, आकार के भीतर फिर एक विषय का चयन किया और फिर उस विषय का वर्णन करना है, तो फिर कह रहा है किसी एक विशेष निजीपन,
तो वर्णन करने में इसमें हमारा निजी संबंध होना चाहिए, स्वच्छंदता स्वतंत्रता होनी चाहिए, सौष्ठव सारे विचार अच्छे भावपूर्ण हो, सजीवता उनमें जीवंतता हो, और आवश्यक संगति उनमें सब में तालमेल हो, और संबद्धता अर्थात सारे के सारे शब्द बंधे हुए हों। इस तरह से उन सब का वर्णन किया जाता है। मतलब किसी विषय का वर्णन करते समय, किसी विषय को लिखते समय हमें इन चीज़ों को ध्यान में देना पड़ता है कि उसमें निजीपन भी हो, स्वच्छंदता भी हो, सौष्ठव भी हो, सजीवता का भाव भी हो, आवश्यक संगति भी हो और संबद्धता हो। तो ये सारी शर्तें अगर उसमें लागू हो जाती हैं तो फिर हम कह दें कि वो वर्णन जो हमने किया है वो क्या कहलाएगा, निबंध कहलाएगा। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें, बाबू गुलाब राय ने ये परिभाषा दी है। और फिर उसके बाद चलते हैं, निबंध के कुछ प्रकार हैं, निबंध के प्रकार देखते हैं कितने प्रकार के होते हैं निबंध। तो निबंध के जो प्रकार हैं, अब हेडिंग डालनी है हमें निबंध के प्रकार। तो आप लोगों ने पढ़े होंगे निबंध कितने प्रकार के होते हैं। तो देखते हैं निबंध की जो प्रकार हैं, हेडिंग डालते हैं, जल्दी से जल्दी डाल लें। निबंध के प्रकार दोस्तों जल्दी से जल्दी हेडिंग डाल लें। अगली जो हेडिंग है वो है आपकी निबंध के प्रकार। निबंध के क्या हैं, प्रकार हैं। तो इसमें जल्दी से जल्दी आपको क्या करना है, लिखना है। लिखते चलें दोस्तों। और आप लोगों में से जो भी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं वो सब्सक्राइब कर लें, और उसके बाद फिर आप लोग उनका बारी बारी से वीडियो का अध्ययन करें। तो निबंध के प्रकार तो देखते हैं, निबंध कितने प्रकार के होते हैं। निबंध 4 प्रकार के, निबंध 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। तो जल्दी से जल्दी आप लोग क्या करें, हेडिंग डाल लें और लिख लें। नंबर 1 आपका जो पहला प्रकार है नंबर 1 है, और वो पहला प्रकार आपका क्या है, वर्णनात्मक निबंध। वर्णनात्मक निबंध मतलब निबंध के जो 4 प्रकार होते हैं उन चारों प्रकारों में एक पहला प्रकार है आपका कौन सा, वर्णनात्मक निबंध। तो जल्दी से जल्दी नोट कर लें। और फिर इसके बाद देखते हैं दूसरा। तो दूसरा है विवरणात्मक। दूसरा जो प्रकार है वो विवरणात्मक निबंध का है। तो दूसरा निबंध भी आप डाल लें, दूसरी हेडिंग डाल लें, विवरणात्मक निबंध दूसरा प्रकार लिख लें। और इसके बाद जो तीसरा प्रकार है वो तीसरी प्रकार में चलते हैं। तो विचारात्मक निबंध है। विचारात्मक निबंध का नाम लिख लेते हैं। तो निबंध आपके 4 प्रकार के होते हैं, ध्यान देना, परीक्षा में प्रश्न पूछा जाता है। और जो चौथा प्रकार है, चौथा प्रकार वो भावात्मक निबंध है। कौन सा है, भावात्मक निबंध है। तो इस तरह से निबंध आपके 4 प्रकार के होते हैं। कितने प्रकार के होते हैं, 4 प्रकार के होते हैं। ये चारों के नाम मैंने आपके सामने स्क्रीन में पेश कर दिए हैं। इन चारों के नाम नोट कर लें कि वर्णनात्मक निबंध, विवरणात्मक निबंध, विचारात्मक निबंध और भावात्मक निबंध। जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें। और फिर इसके बाद देखते हैं निबंध की जो शैलियाँ हैं, निबंध की शैलियों के नाम देख लेते हैं। निबंध की कौन कौन सी शैलियाँ होती हैं। तो अगली जो हेडिंग है वो आपको डालना है, निबंध की शैलियों के नाम डालना है दोस्तों। किसके नाम डालना है, निबंध की शैलियों के नाम डालना है। तो अगली हेडिंग डाल लें आप लोग फटाफट और लिख लें निबंध की शैलियों के नाम।
निबंध की शैलियों के नाम। निबंध की शैलियों के नाम। शैली कौन कौन सी होती है निबंध में? तो निबंध की जो शैलियां हैं उन शैलियों के संबंध में परिभाषा दी है। किसने दी है? बफन ने परिभाषा दी है। तो बफन के अनुसार लिखना है हमें। किसके अनुसार लिखना है? बफन के अनुसार लिखना है। बफन ने एक परिभाषा दी है। क्या दी है? कि शैली ही व्यक्ति है और शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। व्यक्ति ही शैली है। ये परिभाषा दी है। किसने दी है? बफन ने दी है कि शैली ही व्यक्ति है और व्यक्ति ही शैली है। इसके बाद शैलियों के प्रकार लिखना है। तो नंबर 1 शैली लिखना है आपको समास शैली। समास शैली। दूसरी शैली जो होती है इसी की अपोजिट होती है और समास शैली की जो विपरीत होती है, मतलब कह दें उल्टी अपोजिट होती है, वो कहलाती है आपकी व्यास शैली कहलाती है। कौन सी शैली कहलाती है? व्यास शैली कहलाती है। अब जो व्यास शैली होती है वो समास शैली की क्या होती है? अपोजिट होती है। क्योंकि समास शैली में विचारों को संक्षिप्त रूप में प्रस्तुत किया जाता है, लेकिन समास शैली व्यास शैली में क्या करते हैं? विचारों को विस्तार से व्यक्त करते हैं। तो यहाँ पर समास का जो अर्थ होता है वो संक्षिप्त हो जाता है और व्यास का जो अर्थ होता है वो क्या हो जाता है? विस्तृत हो जाता है। इसके बाद तीसरी जो शैली है निगमन शैली। निगमन शैली। और चौथी जो है आगमन शैली। आगमन शैली। तो ये भी एक दूसरे से क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। कि एक में क्या कह देते हैं कि विचारों को सारांश रूप में व्यक्त कर देते हैं और एक में कहते हैं विचारों को पहले क्या करते हैं? विस्तार से व्यक्त करते हैं। तो सीधा सीधा कह दें कि जब हम गणित के सवाल लगाते हैं तो ये निगमन और आगमन जो शैलियाँ होती हैं ये मैथ में गणित में प्रयोग की जाती हैं। कि एक में पहले क्या कर दिया? सूत्र लिख दिया और फिर उसके बाद उसकी व्याख्या की। और दूसरा जो है उसमें होता है कि पहले हमने व्याख्या कर दी और बाद में उसको क्या कर दिया? सूत्र रूप में प्रस्तुत कर दिया। तो ये भी दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। निगमन और आगमन शैली। निगमन और आगमन शैली ये दोनों एक दूसरे से क्या होती हैं? अपोजिट होती हैं। तो जो निगमन शैली होती है ध्यान दें, इसमें पहले विचारों को क्या करते हैं? सूत्र रूप में प्रस्तुत करते हैं, बाद में इनका क्या होता है? विस्तार से व्याख्या करते हैं। तो अब ध्यान दें, जब निगमन में पहले सूत्र है बाद में विस्तार है, तो फिर आगमन में क्या होगा? पहले विस्तार हो जाएगा और फिर बाद में क्या हो जाएगा? सूत्र रूप में प्रस्तुत किया जाता है। तो ठीक इसी प्रकार से जैसे समास में क्या किया जाता है? संक्षेप में व्यक्त किया जाता है, संक्षेप में विचारों को, और व्यास में क्या किया जाता है? विस्तार से किया जाता है। तो ये दोनों एक दूसरे से क्या हैं? अपोजिट है। उसी तरह से ये दोनों एक दूसरे से क्या हो जाती हैं? विपरीत हो जाती हैं। तो इनको जल्दी से जल्दी क्या कर लें? नोट कर लें। और इसके बाद जो पांचवी है, पांचवी तो एक हास्य व्यंग शैली सुनी होगी आप लोगों ने। कौन सी? हास्य व्यंग शैली। तो ये भी निबंध की क्या होती है? शैली होती है। छठवीं जो होती है वो धारा प्रवाह शैली होती है। धारा प्रवाह शैली होती है। इसमें विचारों को क्या करते हैं कि इतनी लहराते हुए विचारों को व्यक्त करते हैं, जैसे नदी की धारा, धारा प्रवाह।
तो एक धारा है, प्रवाह यानी बहाव है। तो जो हमारे विचार हैं वो लहराते हुए नदी की धारा की तरह बहते हैं, इसलिए इसमें क्या होता है, धारा प्रवाह शैली कहा जाता है। इसी को तरंग शैली भी कहते हैं। तो ये तो हो गई आपकी निबंध की शैलियों के नाम। तो जल्दी से जल्दी इनको क्या कर लें, नोट कर लें, और फिर इसके बाद देखते हैं हम आगे निबंध का जो विकास है उसे।